नमस्ते दोस्तों, आरपीएससी के इस पेपर में नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या कहता है कि व्हेन द करंट चेंज फ्रॉम +2 एम्पियर टू -2 एम्पियर इन ए 0.05 सेकेंड an EMF of 8 volt is induced in a coil, the coefficient of the self induction of the coil is। देखो, तो इस क्वेश्चन को देखो एग्जैक्टली अपन ने क्या सोल्व किया है। सिंपल अपन ने क्या किया, एक सर्किट डायग्राम बना लिया, जिस सर्किट डायग्राम के अंदर ये एक बैटरी है, ये आपकी कॉयल है जो आपका एग्जैक्टली एल को शो करती है। ठीक है, इस कॉयल के लिए जो ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार लिखा जाता है, ईएमएफ एल के लिए -L और डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ये एग्जैक्टली आई है आपका ना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हो रहा है कि माइनस वैल्यू ओनली शो अपोजिट ऑफ द करंट, यानी कि जो माइनस वैल्यू जो है वो ये शो करता है कि वो हमेशा चेंज जो होता है वो करंट का हमेशा अपोज करता है। ठीक है, और देखो जो ईएमएफ ई की वैल्यू में 8 दी हुई है। ठीक है, सिंपल मैंने एल लिखा और डेल्टा आई मतलब डेल्टा मतलब क्या, I1 माइनस I2। और आपको पता है कि जो करंट कहाँ से कहाँ चेंज हो रही थी, 2 एम्पियर से -2 एम्पियर तक चेंज हो रही थी। ठीक है, तो जो I1 होगा वो +2 एम्पियर होगा और I2 क्या होगा, -2 एम्पियर होगा। तो मैंने जस्ट वैल्यू को पुट किया और टाइम कितना लग रहा था, 0.05 लग रहा था। इसको मैंने जस्ट एक सॉल्व किया। ठीक है, और मेरा आंसर क्या मिला, 0.1 हेनरी। ये एग्जैक्टली मेरा क्या होगा, जो एल इंडक्टेंस होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमें क्या कहता है कि 220 यानी 220 वोल्ट इनपुट इज सप्लाई टू ए ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर को इतना वोल्ट सप्लाई किया गया। ठीक है, द आउटपुट सर्किट ड्रो ए करंट ऑफ 2.0 एम्पियर एट 44 वोल्ट, यानी कि 440 वोल्ट आउटपुट के ऊपर जो करंट कितना आ रहा है, 2 एम्पियर करंट आ रहा है। इफ द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज 80%, द करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफर, यानी कि देखो ये कह रहा है कि जब उस ट्रांसफॉर्मर की जो एफिशिएंसी वो 80% है अगर, तो प्रारंभिक जो ट्रांसफॉर्मर की जो वाइंडिंग है उसमें करंट क्या होगी। ठीक है, तो कोई जो इसने कहा अपन ने इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, कि एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या होती है, हमेशा नीटा इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज होता है। ठीक है, ये सिंपल एक फॉर्मूला लिख दिया मैंने। आउटपुट जो पावर होती है, ठीक है, सॉरी, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर होता है। ठीक है, पावर हमेशा क्या होती है, V डॉट आई होती है। तो आउटपुट पावर मतलब V0 I0, वो मतलब क्या होगा, आपका आउटपुट होगा। ठीक है, अपॉन VI और II। ठीक है, ये अपने को 80% दी गई है, तो मैंने क्या किया, इसको जो सॉल्व कर लिया 8/10 हो जाएगा आपका। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, इन वैल्यूज को पुट कर दिया मादर के। ठीक है, तो देखो नीटा की जगह मैंने क्या कर दिया, 8/10 कर दिया। और V0 आपका कितना है, आउटपुट वोल्टेज कितना आपका 440 वोल्ट है, और आपका I0 आउटपुट करंट क्या थी आपकी, 2 एम्पियर था आपका। ठीक है, अपॉन VI इनिशियल कितना था, 220 था, और II मतलब इनिशियल जो करंट थी वो हमें निकालनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, बस और कुछ नहीं किया, बस फॉर्मूले को मैंने पुट किया और मैंने इसको सॉल्व कर लिया। जो मेरा आंसर एग्जैक्टली क्या आएगा, आपका 5 एम्पियर आएगा मेरा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 18। वो क्या कहता है कि इन द गिवन LCR सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लो थ्रू इट विल बी। देखो इस जो सर्किट में से जो आपका LCR सर्किट बना हुआ है, इसमें वोल्टेज और आपका करंट क्या होगा जो इसका आउटपुट में आएगा। ठीक है, तो देखो एग्जैक्टली इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया है, जस्ट यही डायग्राम मैंने अगेन ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, जैसा कि आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, इस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, उस डायग्राम को आप थोड़ा सा नोट करो कि इस डायग्राम में जो L यूज किया गया है, ठीक है, और जो C यूज किया गया, मतलब L मतलब इंडक्टर और C पर क्या होता है, कैपेसिटर। दोनों की वैल्यू सेम है। देखो इस पर भी 400 वोल्ट है, इस पर भी कितना है, 400 वोल्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी नो दैट इन LCR सर्किट एट रेजोनेंस कंडीशन, जो रेजोनेंस कंडीशन होती है वहाँ पे क्या होता है कि इंडक्टर L एंड कैपेसिटर C हैव ए सेम वोल्टेज, और वहाँ दोनों क्या होते हैं, दोनों के वोल्टेज सेम होते हैं। यानी कि इस सर्किट में लिखा कहीं भी नहीं है कि ये रेजोनेंट सर्किट है, लेकिन इसकी जो वैल्यूज से अपन ये आइडेंटिफाई करते हैं कि दोनों पर सेम वोल्टेज है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रेजोनेंट सर्किट हो गया। और रेजोनेंट सर्किट में क्या होता है कि वोल्टेज एट L इक्वल टू वोल्टेज C हो जाता है, यानी कि दोनों पे 400 वोल्ट हो गया है। ठीक है, तो सारा का सारा इंपेडेंस कहाँ आ जाता है, केवल सीधा ही R पर आ जाता है। मतलब आपका जो ये R है ना, सारा इंपेडेंस कहाँ आ जाता है, R के ऊपर आ जाता है। तो आपका इंपेडेंस Z क्या होगा एग्जैक्टली, वो आपका सीधा ही क्या हो जाएगा, आपका R हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो जो इंपेडेंस आर हो गया, अब सिंपल अब करने करंट फाइंड आउट करनी है। सिंपल फॉर्मूला होता है V/R होता है। वोल्टेज कितना अप्लाई किया गया, 100 वोल्ट अप्लाई किया गया है, और आर कितना है आपका जो 50 जो है ओम है आपका। सिंपल आप करंट कितनी आएगी, 2 एम्पियर आएगी आपकी। ठीक है, यानी कि
इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है, 2 एम्पियर फ्लो हो रही है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमें निकालना है VR, मतलब वोल्टेज निकालना है एट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे क्या वोल्टेज होगा। तो सिंपल ओम का फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। I कितनी है, 2 एम्पियर, जो अपने जस्ट फाइंड आउट किया, और रेजिस्टेंस कितना है, 50 है, दोनों को मल्टीप्लाई कितना होगा आपका 100 वोल्ट होगा। तो इसका मतलब क्या कि उस सर्किट का जो वोल्टेज और करंट क्या होगा 100 वोल्ट, तो उसका क्या होगा वोल्टेज होगा किस रेजिस्टेंस के ऊपर, और वहाँ करंट कितनी होगी 2 एम्पियर होगी आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इन एन AC सर्किट वोल्टेज, ठीक है, एंड I आर गिवन बाई V 100 sin 100t वोल्टेज। देखो ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी गई है, किसके लिए, V के लिए और I के लिए दी है, ठीक है। किसके लिए, AC सर्किट में दी गई है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे वो पूछ रहा है कि द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, इस सर्किट में पावर डिसिपेट कितनी होगी। देखो जो इसने कहा अपन किया, देखो थोड़ा सा लेंथी इसका आंसर है लेकिन बहुत इजी है ना। सिंपल देखो मैंने V लिख लिया, सिंपल मैंने I लिख लिया, जो भी फॉर्म में आया है, ठीक है, जो अपने को क्वेश्चन ने दिया है, अपने कोई चेंजमेंट नहीं किया इसके अंदर, ठीक है। और जो अपने को मिली एम्पियर दिया गया था उसको मैंने क्या किया 10⁻³ में राइट डाउन कर लिया है, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली हमसे क्या मांगा गया है, हमसे पावर मांगी गई है, P इज इक्वल टू क्या होता है, V और I होता है, दोनों का डॉट होता है। हमसे एवरेज मांगा गया तो हम क्या करेंगे एवरेज पावर का शो कर देंगे, ठीक है। V की और I की वैल्यू को एग्जैक्टली मैं यहाँ दोनों से पुट करूँगा और उस वैल्यू को पूरे को मैं रख दूंगा यहाँ पर, ठीक है। कोई चेंजमेंट नहीं किया, मैंने वैल्यू से पुट किया है मैंने। इस वैल्यू में नोट करोगे आप, ये 100 और ये 100, क्योंकि दोनों 100 है ना, इसके जो 10⁴ हो जाएगा, ठीक है। और सब कुछ मल्टीप्लाई में है तो नो प्रॉब्लम। लेकिन देखो ये जो चीज़ है ना आपकी ये वाली, इसको मैंने एग्जैक्टली जस्ट ओपन कर लिया नीचे, इसको मैंने हूबहू रखा है यहाँ पर। इसको जब मैंने ओपन किया तो क्या होगा, वही आपका साइन जो A होगा और कोस B प्लस साइन B और कोस A हो जाएगा। तो सिंपल देखो साइन 100t और कोस π/3, साइन π/3 और कोस 100 हो गया, मल्टीप्लाई 10⁻³ रहेगा जो ऊपर से आ रहा है कंटिन्यू, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली मैंने इस इक्वेशन अगेन सोल्व किया, इसको और इसको आप सोल्व करोगे तो क्या बचेगा 10 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 पावर है, यहाँ पे -3 है, तो 1 पावर बचेगा, ठीक है। डॉट आपका इसको जब इनर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर 100t हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी कोस π/3 की वैल्यू क्या होगी 1/2 होगी आपकी एग्जैक्टली आपकी, क्योंकि कोस से 60 कह सकते हो सर, ठीक है। और यहाँ देखो ये जब इसका इनर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है। आपका 10 जो बचेगा वो इनर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपका कोस 100t ऐसा रहेगा, और आपका साइन डी इनर मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना, हमें एवरेज निकालना। मैंने अभी तो क्या निकाली थी, पावर निकाली थी केवल, ठीक है। एवरेज में क्या होगा, इसका सॉल्यूशन करोगे तो क्या होगा 1/2 से कैंसिल होकर 5 हो जाएगा, डॉट आपका साइन स्क्वायर का आपका क्या हो जाएगा एग्जैक्टली आपका एवरेज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा और 5√3 और ये इसका एवरेज हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब देखो इसका जब एवरेज यहाँ पे लिखूंगा तो मैंने देखो फॉर्मूले को चेंज करके लिखा है। आपने सुना होगा ना कि साइन जो आपका 2x होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है आपका 2 sin x cos x होता है, एक फॉर्मूला होता है ना आपका, है ना, कि sin 2x किस बराबर होता है 2 sin x और cos x बराबर होता है। इस फॉर्मूले का यूज़ मैंने यहाँ पुट किया कि मैंने 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया और 2 का मैंने भाग लगाया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 sin 100t cos 100t हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा sin 200t हो जाएगा अपॉन 2 एग्जैक्टली रह जाएगा। तो इस वैल्यू को मैंने यहाँ कन्वर्ट किया इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके, और इस वैल्यू को देखो एग्जैक्टली ये क्या है आपका साइन स्क्वायर जो है आपका 100t है, इसको एग्जैक्टली मैंने इस प्रकार लिखा है। ये कौन सा फॉर्मूला है, वो आपका कोस 2x बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर और आपका x वाला फॉर्मूला है, ठीक। उस फॉर्मूले में इसको एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया है। अब मुझे क्या निकालना, मुझे एवरेज निकालना है किसका, इसका एवरेज निकाल, क्योंकि मैं इसका एवरेज निकाल के वैल्यू पुट करनी है मुझे, तो इसका एवरेज निकालना है मेरे को, ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली साइन का फंक्शन है तो वो कैसे वेरी करता है, 0 से एक बार ऊपर जाता है फिर एक बार नीचे आता है और 2 पाई पे वापस जाके सेम वैसा ही हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा 0 से 2 पाई तक होगा। तो मैंने क्या किया इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया 0 से 2 पाई तक, क्योंकि मुझे एवरेज निकालना है तो प्रत्येक पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू और नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। तो देखो जी ये ग्राफ जो बन रहा है वो टाइम के साथ बन रहा है, टी के साथ बन रहा है ग्राफ, ठीक है। तो मैंने क्या किया 0 से 2 पाई का इंटीग्रेशन कर दिया इसका अपॉन जितने नंबर ऑफ, ठीक है, इनकी कितने समय पर इसको लिया गया है, तो वो 0 से 2 पाई समय तक लिया गया डेल्टा टी पर। इसको जस्ट मैंने सोल्व किया, इस वैल्यू को मैंने यहाँ से पुट किया। सिंपल ये एक मैथमेटिकल है,
आप सॉल्व करना, आप नहीं कर पाओ तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आप आराम से तसल्ली बैठ के उसको देख करके आप अपना वर्कआउट कर लेना, ठीक है। इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या आएगा, वो इजी सॉल्यूशन आएगा 1/2। ये अपन कई बार बुक्स में यूज़ भी करते हैं, अपन कई बार रट के भी रखते हैं कि साइन स्क्वायर जो एक्स होता है उसका हमेशा जो एवरेज होता है 1/2 आता है आपका, ठीक है। कोस स्क्वायर का भी सेम 1/2 ही आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक सेकेंड टर्म ये वाला बच गया था हमारा, ठीक है। इस टर्म का भी मैंने क्या किया, सिमिलर मैंने इंटीग्रेशन किया है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन बहुत ईजी है क्योंकि ये साइन का इंटीग्रेशन केवल, ठीक है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस होता है आपका, ठीक है। और वो भी क्या होता है, माइनस कोस होता है आपका, ठीक है। लिमिट 0 से 2π लग जाएगी। इस 2π की वैल्यू को आप जहाँ पुट करोगे अगर तो क्या कोस 2π की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है आपकी। और माइनस कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि देखो मुझे दोनों की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। देखो यहाँ पे पावर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 5 डॉट इसकी वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस 5√3 इसकी वैल्यू कितनी है 0। तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि ये पोर्शन बचेगा 5.1/2 बचेगा। तो मैंने यहाँ पे 5.1/2 कर दिया है, सोल्व करूँगा कितना आएगा 2.5 वोल्ट आ जाएगा मेरा, ठीक है। ये मेरा एग्जैक्टली आंसर होगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 19 अपन ने देख लिया है। अपन क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है हमको कि इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द स्क्रीन इज मूव अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट देन तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी विड्थ विल डिक्रीज या एंगुलर फ्रीक्वेंसी विड्थ विल इंक्रीज। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जिस भी टीचर ने इस क्वेश्चन को बनाया होगा बहुत ही माइंड से बनाया था और बहुत से बंदे इसमें धोखा खा गए, ठीक है। देखो यंग डबल स्लिट जो एक्सपेरिमेंट होता है उसमें अपन एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो निकालते हैं जिसे अपन बीटा कहते हैं, ठीक है। असल में वो हमेशा फ्रिंज विड्थ होती है, ठीक है। एंगुलर वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, बाकी क्या यूज़ करते हैं, केवल फ्रिंज विड्थ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो फ्रिंज विड्थ होगी उसका फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इक्वल टू लैम्बडा डी और डॉट में डी होता है। या लैम्बडा क्या होता है, आने वाली की वेवलेंथ होती है, ठीक है। कैपिटल डी क्या होता है, स्क्रीन की और स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस होती है, ठीक है। और स्मॉल डी क्या होता है, आपका दो स्लिट्स के बीच की दूरी होती है, ठीक है। अब देखो कि अगर आप स्क्रीन को आप अगर स्लिट से दूर लेके जाओगे तो आपका डी क्या होगा, वो बड़ा होगा, मतलब इंक्रीज होगा। डी अगर इंक्रीज होगा तो बीटा भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी कि अगर आपका डी इंक्रीज होता है तो बीटा भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन वो क्या होगा, वो फ्रिंज विड्थ होगा केवल, ठीक है। लेकिन एंगुलर फ्रिंज विड्थ या एंगुलर सेपरेशन जो होता है वो क्या होता है हमेशा, वो लैम्बडा बाई डी होता है हमेशा, मतलब लैम्बडा बाई डी होता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में लैम्बडा बाई डी को लेके कोई भी वेरिएशन नहीं दिखाया गया। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी विड्थ पूछी गई है, ना कि फ्रिंज विड्थ पूछी गई है। देखो ये बीटा क्या होता है, ये हमेशा होता है ब्लैक और वाइट के बीच की दूरी होती है। लेकिन एंगुलर फ्रिंज विड्थ होती है वो क्या होता है, हमेशा लैम्बडा अपॉन डी ही होता है। तो हमारे क्वेश्चन में लैम्बडा अपॉन डी के लेके कोई भी चीज़ नहीं कि हमें ये कहा गया था कि केवल जो कैपिटल डी है हमारा, इनकी जो स्क्रीन से स्लिट की जो दूरी है वो इंक्रीज हो रही है। उससे क्या होगा, फ्रिंज विड्थ तो बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन एंगुलर फ्रिंज विड्थ कभी नहीं बढ़ेगी। मतलब क्या हुआ कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ विल रिमेन कांस्टेंट। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, ठीक है। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑन ए मटेरियल इज 60 डिग्री, ठीक है, द रिफ्रेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, द वेलोसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इनसाइड द मटेरियल इज, ठीक है। देखो जब ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए ना कि कभी भी कोई लाइट रिफ्लेक्शन से अगर है वो पोलराइज हो रही है, ठीक है, उस केस में हमेशा आपको याद रखना है कि वहाँ हमेशा बूस्टर का नियम ही लगता है, ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे एक सिनेरियो बना दिया है कि कोई भी एक जो है लाइट आ रही है जो अनपोलराइज लाइट है और वो रिफ्लेक्शन द्वारा क्या हुई है, पोलराइज्ड हुई है, लाइट पोलराइज्ड हुई है, ठीक है। आपको पता होगा जब भी कोई लाइट रिफ्लेक्शन द्वारा पोलराइज्ड होती है वहाँ हमेशा पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन यानी कि विविस्टर का ला लगाया जाता है हमेशा, ठीक है। वो हमेशा ये होता है, ठीक है। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये आपका tan इनवर्स IP यानी कि ये होता है एंगल ऑफ पोलराइजेशन कि नॉर्मल से कितने एंगल पर वो पोलराइज्ड हुई है, ठीक है। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या लिखा जाता है, C/V यानी कि निर्वात में गति और मध्यम में गति होता है, ठीक है, तरंगी। सिंपल मैंने इसको यहाँ पुट कर दिया, tan इनवर्स IP जो मुझे एग्जैक्टली फाइंड आउट करना नहीं, मुझे एक्चुअली दिया हुआ है, ठीक है, जो एंगल ऑफ पोलराइजेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन को देखना एक बार आप कि व्हेन द एंगल ऑफ द इंसिडेंट ऑन ए मटेरियल इज 60 डिग्री, ठीक है, कि इंसिडेंट एंगल है वो कितना है 60 डिग्री है। तो कंफ्यूज मत होना क्योंकि रिफ्लेक्शन में क्या नियम होता है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये 60 डिग्री पुट कर देंगे और यहाँ से क्या होगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन आप करना और एग्जैक्टली आप इसकी V को फाइंड आउट कर लोगे। V एग्जैक्टली कितनी आएगी, √3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगी, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, बस एक अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड कर रहा था।
क्वेश्चन नंबर, अपन बात करते हैं 22 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 एग्जैक्टली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन एंड अल्फा पार्टिकल इफ दे आर एक्सीलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अगर वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट होते हैं अगर वो, तो उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्या अनुपात होगा। देखो ये अपन ने पूरा सॉल्यूशन तैयार कर लिया है, ठीक है। सिंपल डी ब्रोगली फॉर्मूला क्या होता है लैम्बडा का, h/√2m/q और v होता है, ठीक है। सबका पोटेंशियल सेम है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि लैम्बडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, 1/√m और q के, क्योंकि h भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, v भी कांस्टेंट है, क्योंकि v सबके लिए क्या आपका सेम है, ठीक है। अब हम पार्टिकल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि पार्टिकल कौन सा है, प्रोटॉन पार्टिकल, उसका मास क्या है, mp है, चार्ज क्या है, qp है। ड्यूटेरॉन इनकी 1s2, उसका मास कितना, लगभग 2mp होगा इसका, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर एक मतलब है वो ऐड हो गया है, आपका न्यूट्रॉन ऐड हो गया है, ठीक है। और QP इसका चार्ज है, ठीक है। सिमिलर अल्फा पार्टिकल लिख लिया मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तीनों के लिए मैंने क्या किया, जो है वो प्रोटॉन के लिए मैंने ये लिख लिया कि वेवलेंथ क्या होगी, इसी फॉर्मूले में आपको चेंज करके। ड्यूटेरॉन के लिए मैंने क्या किया, जस्ट ये लिख लिया, जो इसको थोड़ा सा सोल्यूशन भी कर लिया मैंने कि 1/2mp और आपका QP, क्योंकि इसका मास कितना है, 2m है, तो सोल्यूशन क्या होगा 1/√2√mp और QP। मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने इसके अनुपात में लिया है, ठीक है। जो आपका अल्फा पार्टिकल उसमें उसके लिए क्या होगा, 2 हीलियम 4 होगा, तो यहाँ पे 2 kg कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि मास कितना है इसका, 4 है आपका। तो आप 4 रखोगे, उसका आवेश भी कितना है, 2 है आपका, तो 2 और 4 कितना होगा, 8 हो जाएगा। उसका सोल्यूशन क्या होता है, 2√2 होता है आपका, ठीक है। और सिंपल मैंने इसको बाहर निकाल लिया। अब देखो तीनों को आप चेक कर लीजिए, तीनों में ये वाली चीज़ कॉमन है, 1, 2 और 3, ठीक है। तो मैंने इसको नीचे लिख लिया कि रेशियो ऑफ प्रोटॉन वेवलेंथ टू ड्यूटेरॉन टू आपका अल्फा पार्टिकल, तो 1 होगा, इसके लिए 1 होगा, कि मैं इसको कैंसिल आउट कर रहा हूँ तीनों में, ठीक है। 1 होगा, इसमें क्या बचेगा, 1/√2 बचेगा, इसमें क्या बचेगा, 1/2√2 बचेगा। तो एग्जैक्टली आपका सॉल्यूशन क्या होगा, आपका 1 और आपका जो है वो 1/√2 और 1/2√2 सॉल्यूशन होगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पर बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है हमारा, कि ए नॉन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज यूज्ड इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज, देखो अगर अपन सिंपल ये देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मोस्टली क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की जाती है, लेकिन ये कह रहा है कि अगर नॉन मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की जाए अगर, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस प्रकार रिलेट करेगा, इट रिलेट टू मीन वेवलेंथ, यानी कि जो आने वाली जो आपकी वेवलेंथ है, जो नॉन मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ है लाइट की, उसकी मीन जो वेवलेंथ होगी उससे रिलेट करेगा, या शॉर्टर वेवलेंथ से रिलेट करेगा, या लॉन्गर वेवलेंथ से रिलेट करेगा, या फिर उससे रिलेट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने इसका सोल्यूशन लिख लिया है कि फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक करंट कंडीशन इज, उस फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट है उसकी कंडीशन क्या होती है, कि फोटो जो करंट होती है वो हमेशा तभी प्रोड्यूस होती है जब आने वाली लाइट की फ्रिक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होती है, आपने भी सुना होगा ये। लेकिन इसी फ्रिक्वेंसी वाले फॉर्मूले को अगर मैं लैम्बडा में लिखूं तो क्या होता है कि आने वाली तरंग की वेवलेंथ है वो अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा एग्जैक्टली आपका वेवलेंथ होगा, है ना, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हमेशा क्या होता है, अप एंड डाउन होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है, दोनों इन्वर्स होते हैं आपस में, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है कि वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, कि जितनी ज़्यादा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ छोटी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, करंट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आइंस्टीन इक्वेशन फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए आइंस्टाइन ने क्या इक्वेशन लिखी थी, वो लिखी थी आपका EV0, ये आपका अप्लाइड जो है वो वोल्टेज है आपका, इक्वल टू H फ्रिक्वेंसी माइनस फाई के आपका वर्क फंक्शन है। और जब इसको आप लैम्बडा के फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, EV0 HC/लैम्बडा, ठीक है, माइनस फाई होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि लैम्बडा किस में आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे वेरी करेगा, कि जितनी लैम्बडा आपकी छोटी होगी आपकी उस पर वो डिपेंड करेगा, मतलब कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड टू द शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है, कि वो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, वो शॉर्टर वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, ना कि लॉन्गर वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो कहता है कि 2 प्रोटॉन आर कीप एट सेपरेशन ऑफ 10 नैनोमीटर, इनकी 2 आपके प्रोटॉन है वो 10 नैनोमीटर के सेपरेशन पर रखे हुए हैं, ठीक है।
Let Fn and Fe be the nuclear force and the electromagnetic force between them relatively, सॉरी रेस्पेक्टिवली। तो दोनों के बीच में जो Fn मतलब न्यूक्लियर फोर्स भी लग रहा होगा और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा होगा, उनके लिए दोनों की ये F आपको शो किया है। चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन देम, ठीक है, उन बीच में करेक्ट रिलेशन क्या होगा कि दोनों फोर्स बराबर होंगे, या फिर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बड़ा होगा न्यूक्लियर फोर्स से, या फिर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स छोटा होगा न्यूक्लियर फोर्स से, या फिर दोनों डिफाइनली स्लाइटली डिफरेंट होंगे। देखो इसी मैंने क्या किया, सिंपल डायग्राम बना लिया। ये दो प्रोटॉन हैं जिनके ऊपर चार्ज आवेश प्लस क्यू है और 10 नैनोमीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स की और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की रेंज के बारे में जिक्र करते हैं। तो देखो रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, 10⁻⁻15 मीटर तक होती है, ठीक है, किसकी, न्यूक्लियर फोर्स, जिसे अपन फर्मी मीटर भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन रेंज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होती है, वो इनफाइनाइट तक होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों चार्ज जो है ना वो 10 नैनोमीटर पर रखे गए, मतलब 10⁻⁻9 मीटर पर रखे गए। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स तो कहाँ तक काम करता है, वो तो केवल 10⁻⁻15 तक ही काम करता है, उसके बाद में वो फोर्स काम नहीं करता। उसके बाद कौन सा फोर्स काम करने लग जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स काम करने लग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से इंटरेक्शन होगा, ना कि न्यूक्लियर फोर्स से इंटरेक्शन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सिनारियो के अंदर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो ग्रेटर देन किससे होगा, आपके न्यूक्लियर फोर्स से होगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 थ्योरेटिकल क्वेश्चन था हमारा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। वो कहता है कि द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूटेरॉन इज 2 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एंड दैट ऑफ 2 हीलियम 4, यानी कि आपका हीलियम है, आपका अल्फा पार्टिकल कह सकते हैं, हीलियम कह सकते हो, इज 28 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है कि ड्यूटेरॉन के लिए तो आपकी बाइंडिंग एनर्जी इतनी है और आपके हीलियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी इतनी है आपकी, ठीक है। इफ 2 ड्यूटेरॉन आर फ्यूज टू फॉर्म ए 1 हीलियम देन द एनर्जी रिलीज, यानी कि कह रहा है कि 2 ड्यूटेरॉन मिलके अगर हीलियम बना लेते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। देखो ये आपका जो केस है वो फ्यूजन वाला केस है आपका, ठीक है। मैंने इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन निकाल लिया है यहाँ पे, ठीक है। कि देखो यहाँ पर जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1 ड्यूटेरॉन कितनी है, 2.2 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट है, हीलियम की कितनी है, 28 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट है। दोनों का मैंने फ्यूजन करा दिया, दोनों को मैं जोड़ दिया, मैंने तो क्या होगा 1 ड्यूटेरॉन प्लस 1 ड्यूटेरॉन जो होगा वो दोनों जुड़ के क्या बना रहे हैं, फाइनली आपके एक हीलियम बना रहे हैं और कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे, ठीक है, जिसे क्यू बोला गया है, ठीक है। और जो क्यू एनर्जी रिलीज होगी वो कैसे डिफाइंड होती है आपको पता है, वो होती है हमेशा फाइनल बाइंडिंग एनर्जी माइनस इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो फाइनल बाइंडिंग एनर्जी किसकी है, वो काउंट होगी हीलियम की, वो कितनी होती है आपकी 28, क्योंकि हमें वो गिवन है, ठीक है, माइनस आपका 2 है आपका और एक की 2 ड्यूटेरॉन है, एक ड्यूटेरॉन कितनी दी हुई है 2.2 दी हुई है, तो 2 × 2.2, तो इसका जो भी कैलकुलेशन बनता है वो कितना बनता है 23.6 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट बनेगा। इसका मतलब क्या होगा कि 2 ड्यूटेरॉन मिलकर के जब एक हीलियम बनाएंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी 23.6 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट रिलीज होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। वो कहता है कि देयर इज ए डायोड कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड ए ईएमएफ सोर्स एज शो इन द फिगर। दिए गए डायग्राम में एक तो आपका जो है वो डायोड कनेक्टेड है, एक आपका रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और एक आपका ईएमएफ सोर्स कनेक्टेड है, ठीक है। Assuming that the potential barrier developing in diode is 0.5 वोल्ट, यानी कि ये जो डायोड जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका जो आपका वोल्टेज है, आपका जो ड्रॉपिंग वोल्टेज है वो कितना है 0.5 वोल्ट है। द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, इस सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होगी। देखो एग्जैक्टली मैंने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया, वो सॉल्यूशन क्या निकलता है एग्जैक्टली आपका इस सर्किट डायग्राम मैंने हूबहू बना लिया, कुछ मैंने यहाँ वोल्टेज भी शो कर लिया जो भी मुझे दिए गए हैं, 2.5 वोल्ट का ईएमएफ भी हमें दिया गया है। इसमें बहने वाली धारा क्या होगी, करंट होगी, वो क्या होगी आई होगी, क्योंकि ये दोनों सीरीज में हैं, श्रेणी क्रम में हमेशा आई सेम रहती है। किरचॉफ का नियम यूज करेंगे, किधर से यूज करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि वोल्टेज को एक तरफ रखते हैं 2.5 इक्वल टू इस पे अप्लाइड वोल्टेज, इस पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 0.5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, प्लस इस पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वो हो रहा है 100 डॉट आपका आई, ठीक है। तो कितना होगा यहाँ पर आई करंट है और आपका रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम है, ठीक है। जब इसको आपने जस्ट सॉल्व किया, बहुत इजी मेथड आपका, इसको सॉल्व किया आपने तो कितना मिलेगा आपको 0.02 एम्पियर आपका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 26 था, बहुत ईजी क्वेश्चन था आपका, ठीक है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये आपका जो लॉजिक गेट का क्वेश्चन है कि फॉर द लॉजिक सर्किट शो
विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट ए बी सी विल गिव एन आउटपुट 1। इनकी जो आपका सर्किट डायग्राम दिया गया है इसमें आउटपुट 1 आना चाहिए, उसके लिए आप ए और बी और सी में क्या चेंज करोगे, ए और बी सी की वैल्यू आप क्या रखोगे। ठीक है, इस प्रकार एक क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आए अगर, तो आप हमेशा एक टेबल बनाया करो। ठीक है, जैसे मैंने एक टेबल बनाई है, मैंने क्या किया वो वही डायग्राम सेम वापस बना लिया जो आपको क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक है, और देखो यहाँ पर ए और बी है, ये आपका जो सर्किट है वो क्या और वाला सर्किट है। ठीक है, और सर्किट का परिणाम क्या होता है, दोनों हमेशा जुड़ते हैं हमेशा। ठीक है, आपको बुलियन अलजेब्रा पढ़ी होगी ना आपने, डिजिटल में क्या होता है वो ए प्लस बी हो जाते हैं। और यहाँ पर आप आओगे तो ये कौन सा सर्किट है आपका, एंड गेट सर्किट है। तो एंड गेट सर्किट में दो टर्मिनल है, सी जो आ रहा है और आपका ए प्लस बी एक यहाँ से आ रहा है। इसका आउटपुट क्या होगा, वो होगा ए प्लस बी डॉट आपका सी होगा, और वो किसके बराबर होगा, आपका वाई के बराबर होगा। तो देखो जो क्वेश्चन में कहा गया वो क्या कहा गया मेरे को कि जो मेरा आउटपुट है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, मेरा जो आउटपुट y है वो एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, मेरा 1 होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1 रख दिया। ठीक है, और अगर इसको मैं 1 रखता हूँ अगर, तो मुझे a प्लस बी डॉट सी, देखो टेबल देखना, a प्लस बी डॉट सी को क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 लाना पड़ेगा। आपका एंड गेट है, आपको पता होगा 1 डॉट 1 ही या 1 होगा, क्योंकि अगर 0 यहाँ होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी का जोड़ भी क्या होगा, 1 होगा, और c का जोड़ c का भी क्या होगा, 1 होगा। मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 आ गई आपकी। सी की वैल्यू क्या आ गई, इसे 1 आ गई, और ए प्लस बी की वैल्यू भी आ गई आपकी 1 आ गई। ए प्लस बी आपको कहाँ से फाइंड आउट हुआ, आपको यहाँ से फाइंड आउट होगा, और गेट से। ठीक है, आपको पता है कि और गेट के अंदर ए की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ और बी की वैल्यू 0 रखता हूँ तो भी मुझे 1 ही मिलेगा। ए की वैल्यू 0 रखता हूँ, बी की वैल्यू 1 रखता हूँ तो भी मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी की वैल्यूज़ को मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि ए की वैल्यू 0 रखता हूँ, बी की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो भी मुझे क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। ए की वैल्यू 1 रखता हूँ, बी की वैल्यू 0 रखता हूँ, तो भी मुझे क्या प्राप्त होता है, 1 ही प्राप्त होगा। ए की वैल्यू 1 रखता हूँ और बी की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो ही मुझे क्या होगा, ए प्लस बी 1 प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे बस 3 सेट बन गए, ए बी सी के 3 सेट। ठीक, क्योंकि सी तो हमेशा 1 ही रहेगा। इस तीनों सेट के लिए ये पूरा 1 वैल्यू देने को तैयार है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सा सेट मेरे आंसर से मैच कर रहा है। ठीक है, तो मेरे आंसर में क्या हो रहा है, 1 0 1 मिल रहा है मुझे। ठीक है, देखो 1 1 0 1 0 1 मेरे को मिल रहा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या होगा, 1 0 1 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, पर इसकी आप थोड़ी प्रैक्टिस करना, आपको ये इजीली लगेगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं अपन। ठीक है, जो बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है हमारा। क्या है, क्या क्वेश्चन क्या है कि द वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल इन ए रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम इज वी डेज। कोई भी एक रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम है, उसके अंदर उसकी वेलोसिटी क्या है, वी डेज है, एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन फ्रेम इज ओमेगा। और जो फ्रेम जिस फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा है वो क्या है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। इफ़ द वैल्यू ऑफ द कोरोलिसिव फोर्स ऑन द पार्टिकल इज मैक्सिमम, यानी कि उस समय कोरोलिसिव फोर्स जो पार्टिकल लग रहा है वो फोर्स मैक्सिमम है अगर, देन एंगल बिटवीन ओमेगा ऑन वी डेज, तो उस वक्त ओमेगा में और वी डेज में क्या होगा एग्जैक्टली, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, एंगल क्या होगा उसमें। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 28 अपने ड्रॉप कर दिया, पर कोई बात नहीं, अपन देख लेते हैं क्वेश्चन पहले अपन क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा गया है कि कोरोलिसिव फोर्स ऑन पार्टिकल इन रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, एफ सी, मतलब कोरोलिसिव फोर्स इक्वल टू -2m ओमेगा क्रॉस वी। ये फॉर्मूला होता है कोरोलिसिव फोर्स का होता है। हमें ये पूछा गया है कि ओमेगा में और आपका वी डैश में जो है वो एंगल का कितना होगा अगर कोरोलिसिव फोर्स मैक्सिमम हो। मैंने इसको सिंपल खोल के रख लिया, -2m ओमेगा वी और साइन थीटा। ठीक है, ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 90 डिग्री होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ओमेगा है और आपका जो वी डेस है, इनके बीच में कितना डिग्री एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, तब आपका कोरोलिसिव फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 28 अपने छोड़ दिया था। ठीक है, बाई मिस्टेक छोड़ गया था, देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी इन द UHF रेंज नॉर्मली प्रोपेगेटेड बाई मीन ऑफ। ये कह रहा है कि जो ये UHF जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके लिए होती है, प्रोपेगेशन में होती है, ग्राउंड वेव के लिए होती है, या स्काई वेव के लिए होती है, या सरफेस वेव के लिए होती है, या स्पेस वेव के लिए होती है। देखो एग्जैक्टली अपन देख लेते हैं कि UHF एग्जैक्टली होता क्या है। ये होता है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, और अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी होती है वो एग्जैक्टली रेडियो फ्रिक्वेंसी की होती है। उसकी रेंज कितनी होती है,
300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज के बीच में होती है, ठीक है। और इट प्रोपेगेट इन द स्पेस, और ये हमेशा कहाँ प्रोपेगेट करती है, स्पेस के अंदर प्रोपेगेट करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार की जो UHF होती है वो हमेशा क्या होती है, स्पेस वेव्स होती है, ठीक है, जिसे अपन व्योम तरंगे कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका 4 आंसर आपका बेसिकली सही होगा, ठीक है। अपन क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि इफ ए सर्कल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विथ वेलोसिटी 0.5 c, कोई भी एक सर्कल है जो कि एक्स एक्सिस में इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देन इट्स शेप ऑब्जर्व इन ए स्टेशनरी फ्रेम विल बी, कोई भी स्टेशनरी फ्रेम द्वारा इसकी शेप कैसी ऑब्जर्व की जाएगी। देखो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, ठीक है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देखो ये आपका स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जहाँ पर क्या होगा, एक सर्कल है जिसकी रेडियस y है और इसकी x है आपकी। ये फ्रेम जो एग्जैक्टली वो x डायरेक्शन की ओर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। किस वेलोसिटी मूव कर रहा है, 0.5 c वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली क्या होगा कि जब भी कोई आपका सर्कल अगर जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उस डायरेक्शन में लाइट की स्पीड के पास उसकी गति जाएगी, तो क्या होगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को अपन सिंपली क्या लिखते हैं, L डैश इक्वल टू L0 √1 - v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। L डैश क्या होती है, L डैश होती है स्टेशनरी ऑब्जर्वर द्वारा ऑब्जर्व की गई लेंथ होती है, ठीक है। और जो L0 होती है वो क्या होती है, उसकी ओरिजिनल होती है आपकी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में देखें अगर तो ओरिजिनल तो कितनी है, x है, x दिशा की ओर, ठीक है। और L डैश जो हमें मिलेगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, देखो एग्जैक्टली इन दोनों को डायग्राम को मैंने इस प्रकार से रख लिया कि एक्स डैश जो होगी वो ऑब्जर्वर को दिखाई देगी, वो क्या होगी, एक्स डैश होगी, और वो जो रियल है उसकी वो क्या होगी, एक्स होगी। √1 मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दी, v की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 0.5 c दी गई है। जस्ट मैंने इसको सॉल्व कर लिया है पूरा, और मेरे को सॉल्व करने पे क्या हुआ, मुझे x डैश यानी कि मुझे इसकी जो वैल्यू है, ये जो x डैश है इसकी वैल्यू मुझे कितनी फाइंड आउट हुई, 0.86x, यानी कि जो एपिरेंट लेंथ है x डैश की, आपकी जो एपिरेंट लेंथ होगी ना इस सर्कल की, वो की ओरिजिनल लेंथ x से क्या होगी, छोटी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो जब ये पूरा फ्रेम इतनी स्पीड से मूव करेगा तो उसकी x एक्सिस में कॉन्ट्रैक्शन होगा और वो क्या होगा, इस तरफ से थोड़ी छोटी नज़र आएगी, लेकिन y एक्सिस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा कि एक सर्कल जो होता है वो हमेशा एक इक्लिप्स की तरह में दिखाई देगा, ठीक है। इस तरह उसका अपन आंसर चेक कर लेते हैं कि वो क्या एक सर्कल ही दिखाई देगा, नहीं वो एक सर्कल दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इलिप्स इन विच x एक्सिस इज माइनर एक्सिस, ये बात सही है आपकी कि जो वो इलिप्स दिखाई देगा और उसकी x एक्सिस होगी जो माइनर एक्सिस होगी, मतलब ठीक है, छोटी वाली एक्सिस होगी। और इलिप्स, ठीक है, आपका सेकंड आंसर आपका एग्जैक्टली सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 16 से लेकर आप 30 तक सोल्व कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में अपन ऑनवर्ड सोल्व करेंगे। थैंक यू।